पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडक्शन मेथड से आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। और हमने सीखा था कि कोई भी इलेक्ट्रिफाइड बॉडी जिस पे इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दूसरी बॉडी जैसे हल्के ऑब्जेक्ट को, लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करता है। यहां तक हमने बात सीख ली थी। आज हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें एक बात पता है कि जो चार्ज है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव आपस में रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव की अगर बात करें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बाद आप ध्यान से समझें, एक कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट चार्ज का। हम किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज बोलेंगे, कब किसी चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो देखो, अगर दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो उनके साइज से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा हो, तो उन चार्ज को हम एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। जैसे दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो बहुत दूर रखे हुए हैं और वो जो डिस्टेंस है वो उनके साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम उन पॉइंट जो चार्ज पार्टिकल जो हैं उनको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना, पहली प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे अब वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, चार्ज को ऐड करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं, किस तरीके से चार्ज ऐड किया जाता है, इस प्रॉपर्टी में हम ये सीखने वाले हैं। मान लो कि कोई दो चार्ज हैं, पहला चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। Q1 और Q2 दो चार्ज हैं। अगर आप इनको ऐड करना चाह रहे हो तो सिंपल आप इसको रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो 2 और 5 आपके पास है, तो 2 + 5 = 7। इसी तरीके से आप Q1 + Q2 करके जो भी मैग्नीट्यूड आएगा आप सिंपल उसको ऐड कर सकते हो, जैसे आप स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हो। क्यों? क्योंकि चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मास की तरह। जैसे मास मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, तो आप क्या करोगे, 2 + 5 = 7 kg। उसी तरीके से आप चार्ज को सिंपल ऐड कर सकते हो। मान लो एक सिस्टम है जिसमें n चार्ज पार्टिकल हैं। मान लो एक सिस्टम है जिसमें कितने चार्ज पार्टिकल हैं, n चार्ज पार्टिकल हैं। वो n चार्ज पार्टिकल मान लो Q1 Q2 Q3 Qn, इस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स हैं, n चार्ज पार्टिकल Qn तक। अगर आप इनको ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपल ऐड करोगे Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn। जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, मान लो 5 हैं तो प्लस Q4 + Q5, इस तरीके से आप सिंपल उनको ऐड कर सकते हो। क्योंकि जो चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, अभी हमने बोला, तो अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। मास की तरीके से ही ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे बताया गया है कि एक डिफरेंस है मास और चार्ज में। देखो, मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। मास, नेगेटिव मास नाम की कोई चीज नहीं होती है। बट जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमने पढ़ा चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट मास जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मास नहीं होता है। तो जब भी आप ऐड करोगे बहुत सारे चार्ज को, जैसे मान लो अभी हमने बात की थी कि एक सिस्टम है जिसमें n चार्ज पार्टिकल हैं, तो अगर n चार्ज पार्टिकल को आप ऐड कर रहे हो तो Q1 + Q2 + Q3 + अप टू Qn कर दोगे आप। इसी तरीके से आपको एक बात ध्यान में ये रखनी है कि अगर वहां पे कोई निगेटिव चार्ज है या कोई पॉजिटिव चार्ज है, जब आप उनको ऐड करोगे तो प्रॉपर साइन के साथ आपको लिखना होगा। जैसे एक एग्जांपल लिया है कि एक सिस्टम है जिसमें 5 चार्ज पार्टिकल हैं। ये देखो आप 5 चार्जेस हैं। एक तो है +1 +2 -3 +4 -5। तो आपको जब ऐड करोगे इनको तो एक बात ध्यान में रखनी है कि इनको प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। कैसे सर प्रॉपर साइन का मतलब? जैसे 1 को ऐड करना है 2 के साथ, तो देखो +1 लिखा है यहां पे। फिर ऐड करना है मतलब प्लस, और फिर 2 को लिखना है तो +2 लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। फिर प्लस क्या ऐड करना है इसमें, -3, तो इसको साइन के साथ लिखा है -3। प्लस इसमें क्या ऐड करना है, 4, तो +4। फिर क्या ऐड करना है इसमें, -5। तो जब आपको पता है कि देखो +1 प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो +2, बट प्लस और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -3, प्लस
प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो +4 और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -5। जब इस तरीके से आप ऐड करोगे तो देखो प्लस वाले कितने हैं 4 2 और 1 तो ये हो गए 7 और माइनस वाले कितने हैं -5 और -3 हो गए -8। तो अगर जब सम करोगे तो कितना आएगा -1। यहां भी इसको आप साइन के साथ रखोगे और ये 1 जो आएगा -1 वो उसी सेम यूनिट के साथ होगा जो 1 के आगे यूनिट लगी हुई थी, 2 के आगे यूनिट लगी हुई थी, 3 के आगे यूनिट लगी हुई थी, उसी यूनिट में ये -1 आप लिख दोगे। यूनिट क्या होती है चार्ज की वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर आपको यह समझना है कि जो चार्ज को जब आप ऐड करते हो इस प्रॉपर्टी में देखो हमने क्या सीखा। प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज है उसको आप सिंपल ऐड कर दोगे, n चार्ज पार्टिकल सिंपल ऐड कर दोगे उनको, ठीक है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है मास की तरीके से, उसमें केवल मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंस होती है, डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इस तरीके से आप उसको सिंपल ऐड कर लोगे। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी कि आप सिंपल तो ऐड कर लोगे बट वहां पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है उसको साइन के साथ रखना है, साइन के साथ रख के ऐड करोगे। तो ये इस प्रॉपर्टी में हमने सीखा है, इस प्रॉपर्टी में हमने ये बात सीखी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ये प्रॉपर्टी हमें इस बात को बताती है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि एक सिस्टम है उसमें मान लो 1 2 3 जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का मतलब केवल उस सिस्टम के पार्टिकल से रहेगा, सिस्टम के बाहर वाले पार्टिकल से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। मतलब उस सिस्टम के बाहर, जैसे सिस्टम में 3 पार्टिकल हैं तो जो चार्ज जो रिडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो उन तीनों में हो सकता है, उस सिस्टम से बाहर वाले किसी चार्ज के साथ किसी पार्टिकल के साथ चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को मतलब अगर उन तीनों को एक साथ देखा जाए तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से उनको कोई मतलब नहीं है, जो भी कुछ होगा उन तीनों के बीच में ही होगा। तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। जैसे कि हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे कहां से, ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले थे और वो सिल्क क्लॉथ में गए थे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया था ग्लास रोड पे और सिल्क क्लॉथ पे आया था निगेटिव चार्ज। देखो पहले दोनों पे टोटल चार्ज 0 था। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन निकले ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में आ गए तो उस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पे, और इस सिल्क क्लॉथ पे क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज। बट जब दोनों का सम करोगे, जैसे उस पे +2 है और सिल्क क्लॉथ पे -2 है, तो जब सम करोगे तो +2 -2 = 0। और पहले भी टोटल चार्ज क्या था, ग्लास रोड न्यूट्रल थी और सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल था, तो टोटल चार्ज पहले भी 0 था। तो इस तरीके से यहां हमें ये बताना चाह रहे हैं कि देखो चार्ज आपने क्रिएट नहीं किया है, ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है ना चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है बट टोटल चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो दूसरे में जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकले उसके बराबर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके पास जाएंगे उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बट जब आप सम करोगे तो वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, अभी भी 0 पहले भी 0। यहां हमें ये बात समझनी है। इसके बाद जो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहां समझाया है कि मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें बहुत सारी चार्ज बॉडी हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा उनके बीच में, और अगर इंटरेक्शन की वजह से चार्ज कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ चार्ज गया, दूसरी से तीसरी में कुछ चार्ज गया, है ना, बट टोटल चार्ज जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव बात है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं, ध्यान से समझना एक बात को, अगर मैंने बोला कि मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है पूरा, इसमें 3 चार्ज पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल यहां है, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां है और तीसरा चार्ज पार्टिकल इधर है। देखो पहले इन पे जो चार्ज था इस पे +2 था, ऐसा समझो +2 था, इस पे +3 था और इस पे -4 था। इन चारों के बीच में कुछ हुआ और उसके बाद जो चार्ज आया, इन तीनों के बीच में कुछ हुआ और जो चार्ज आया वो इस तरीके से है कि इस पे जो चार्ज आया वो आया +1, दूसरे वाले पे जो चार्ज आया वो आया +2। तो बताओ तीसरे वाले पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज है, तीसरे वाले पे कितना चार्ज है, इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कुछ इस तरीके से, तो बताओ तीसरे पे कितना चार्ज होगा।
तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर पहले जितना चार्ज यहां था अभी भी उतना ही चार्ज यहां होना चाहिए। तो पहले कितना चार्ज था, देखो पहले कितना चार्ज था उसको मैं कैसे लिखूंगा? आप बोलोगे सर लिख दो, पहले चार्ज था +2 +3 -4, ये चार्ज था, ये अब वाले चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो मैंने इस पे x मान लिया कि इस पे x चार्ज है, ठीक है, इस x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो पहले वाला जो चार्ज है वो बाद वाले चार्ज के बराबर होना चाहिए, तभी तो चार्ज कंजर्व रहेगा। तो बाद वाला चार्ज कितना है? +1 +2 और +x। अब x की वैल्यू जिस साइन के साथ आएगी उसके साथ आ जाएगी, वो देख लेंगे उसको। यहां देखो 2 + 3 कितना हो गया? 5, 5 - 4 कितना हो जाएगा? +5 - 4, तो +1 बचा यहां पे, यहां बचा +1। यहां देखो +1 और +2 हो गया +3 = x। तो नहीं +x, यहां +x लिखो, है ना, +3 +x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 को भेज दो इस तरफ, तो हो जाएगा माइनस का। तो यहां लिखोगे +1, यहां लिखोगे -+1 -3 = x। यहां +2 लिखा है मैंने ना, ये देख लेना आप एक बार, इधर +2 लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी सर -2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। मतलब इस थर्ड बॉडी पे जो चार्ज आया होगा वो -2 होगा। कैसे निकाला हमने? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। कैसे निकाला? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज की है और उससे हमने ये निकाल दिया है। एक बात ध्यान से समझें कि देखो जैसे मैंने पहले बोला कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स हैं उनको क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज ऐसे पार्टिकल जो चार्ज कैरी किए हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय या क्रिएट किया जा सकता है। कैसे? ध्यान से समझना। जैसे कि सर आप ये कहना चाहते हो कि मान लो कोई चार्ज जो है उसको तो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट जो पार्टिकल चार्ज को कैरी करते हैं उनको क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बिल्कुल, देखो जैसे मान लो एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन मतलब जैसे मैं प्रोटॉन को +1 से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है -1, ठीक है, और मैग्नीट्यूड बराबर होता है। जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है। तो देखो न्यूट्रॉन कितना था? न्यूट्रल। अभी भी कितना है? +1 और -1 कितना? 0। अभी भी कितना? 0। मतलब देखो ये न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। देखो चार्ज आपने क्रिएट नहीं किया है, पार्टिकल क्रिएट कर दिया जो चार्ज को कैरी करता है। यहां पे प्रोटॉन जो है वो प्लस चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज कैरी करता है। आपने यहां पे चार्ज को क्रिएट नहीं किया, चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर दिया है, बट टोटल चार्ज जो है पहले भी 0 था और अभी भी 0 है। ये आपको समझना है यहां पे। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का? एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब जो भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज आता है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है E, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आने वाला टोटल चार्ज या किसी भी कोई भी पार्टिकल है उस पे जो टोटल चार्ज होगा वो एक बेसिक यूनिट होती है जिसको ई से आप डिनोट करते हैं, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज मान लो Q है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज Q है तो वो Q E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब ये जो n है वो n क्या है? n एक इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज आएगा वो ये जो E है ना, E जो है ये अभी इसको बोलेंगे अपन थोड़ी देर में कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। इसको थोड़ी देर बाद हम अच्छे से समझेंगे इस बात को। तो ये E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज आता है। ठीक है, अब देखना आगे समझना इस बात को। यहां देखें n क्या है, देखो लिखा हुआ है n क्या है? इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है एक, जो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है जिसको हमने E बोला है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज जो है उसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होती है। अगर कन्वेंशनली देखा जाए तो
जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं और जो प्रोटॉन का जो चार्ज है उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लिख देंगे क्या, इलेक्ट्रॉन को चार्ज को हम लिख देंगे माइनस ई और प्रोटॉन के चार्ज को लिख देंगे प्लस ई। आ रही बात समझ? अब अगर आपसे कुछ पूछा जाए, ध्यान समझना, अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई यूनिट क्या है चार्ज की, एसआई यूनिट क्या है चार्ज की, तो आप बोलोगे कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम। जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो क्या होती है, कूलम होती है और उसको कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट जो है चार्ज की वो कूलम होती है और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, कैपिटल सी से उसको डिनोट किया जाता है। और कूलम की ये स्पेलिंग भी ध्यान रखें, COULOMB, ये ऐसा यूनिट है चार्ज की और उसको कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता कितना है, वो बराबर होता है दोनों का, बट होता कितना है, वो होता है ये आप देख पा रहे हैं E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना होगा। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तो वो हो जाएगा माइनस के साथ, और अगर प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो वो हो जाएगा प्लस के साथ। मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बट इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन को मानते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसलिए इलेक्ट्रॉन को चार्ज को माइनस के साथ लिखोगे और प्रोटॉन के चार्ज को प्लस के साथ, बट मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो मैं अगर बोलूं कि बताओ प्रोटॉन का चार्ज कितना है, तो आप बोल दोगे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर मैंने बोला कि बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो आप बोल दोगे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, जो एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, उस ई का मैग्नीट्यूड जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज लाना है, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज लाना है, 1 कूलम चार्ज लाना है, तो बताओ उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। अगर आपको पता है कि अगर सिर्फ प्लस 1 कूलम चार्ज लाना है तो इसका मतलब प्लस चार्ज आए ना, प्लस चार्ज तब आता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम, मतलब क्यू की वैल्यू आपको गिवन है। अब देखना सुनना, Q इज इक्वल टू एन, हमने पढ़ा अभी। Q क्या होता है, टोटल चार्ज। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है, जो इंटीजर है ना N, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले। और E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना चार्ज आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकले कि 1 कूलम चार्ज हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, सर Q इज इक्वल टू एन लगा दो। Q इज इक्वल टू क्या लगा दो, एन। Q इज इक्वल टू एन से हमें समझ आ जाएगा कि टोटल चार्ज तो कितना है, Q इज इक्वल टू एन, टोटल चार्ज कितना है 1। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है सर, इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब अगर n की वैल्यू निकालोगे तो देखो ये मल्टीप्लाई में है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये पूरा किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो ये किधर आ जाएगा, ये जब इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 के नीचे ये डिवाइड में लग जाएगा कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब 10⁻⁹ को ऊपर भेज दो, 10⁻⁹ को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के 10⁻⁹, तो ये -19 ऊपर गया तो +19 अपॉन नीचे कितना है 1.6, नीचे कितना है 1.6। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं। नीचे क्या है 1.6, नीचे क्या है 1.6। जब पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और लग जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16। जब 16 को आप कट करोगे 100 से तो आएगा 6.25, कितना आएगा 6.25। इंटू में कितना चल रहा है 10⁻18, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने पड़ेंगे, तब जाके
तब जाके जो चार्ज आएगा किस पे, किसी ऑब्जेक्ट पे +1 कूलम चार्ज तब जाके आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे आपको? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ एक ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, तो आप क्या बोलोगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालोगे तब जाके एक ऑब्जेक्ट पे +1 कूलम आएगा, और जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे उस पे -1 कूलम चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन निकालने से डिफरेंस कितना आता है? 1 कूलम का। तो जिसके पास गए होंगे इलेक्ट्रॉन्स, गए होंगे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए तो उस पे -1 कूलम चार्ज आ गया होगा। यहां तक हमें बात समझ आ चुकी है। इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ये नंबर लाना, इतना बड़ा चार्ज लाना, मतलब 1 कूलम चार्ज लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कुछ छोटी यूनिट्स काम में लेते हैं। जब भी अपन कोई भी सवाल करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सब हमसे पूछे जाएंगे, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल क्वेश्चंस अगर हमसे पूछे जाते हैं तो वहां चार्ज को या तो माइक्रो कूलम में दिया होगा या मिली कूलम में दिया होगा, या तो माइक्रो कूलम में दिया होगा या मिली कूलम में दिया होगा। जैसे बोला गया कि किसी ऑब्जेक्ट पे आपको 1 माइक्रो कूलम चार्ज लाना है तो आप समझ जाओगे कि 1 माइक्रो कूलम का मतलब 10⁻⁻6, तो क्यू की जगह आप 10⁻⁻6 रखोगे उस बार। टोटल चार्ज कितना? 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। अगर मिली कूलम दे रखा है इसका मतलब आप समझ जाओगे कि टोटल चार्ज अगर 1 मिली कूलम है मतलब 10⁻⁻3 कूलम। यहां तक हमें बात समझ आ गई है। अब देखो एक बात समझना कि जितने भी जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? वो एटम से मिलके बने हुए हैं। एटम से मिलके बनने का मतलब है कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें दोनों है, नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो टोटल चार्ज कितना होगा? अगर आपसे बोल दिया गया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें N1 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो यहां पे N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और N2 जो हैं वो प्रोटॉन्स हैं, तो बताओ टोटल चार्ज कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे कि सर प्रोटॉन का चार्ज को ऐड कर लो पहले, तो प्लस ई का मतलब क्या हो गया? एक प्रोटॉन का चार्ज इंटू N2, तो ये हो गया टोटल प्रोटॉन का चार्ज, ये हो गया टोटल प्रोटॉन का चार्ज। N1 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको -e से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि N1 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e। तो देखो E को कॉमन ले लो और क्या आ जाएगा? N2 N1। N2 N1 जो है वो उस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज हो जाएगा। देखो जहां पे N1 और N2 क्या है? इंटीजर हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इलेक्ट्रॉन जो हैं उसका और छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अगर आपसे बोला जाए कि मान लो आपको किसी ऑब्जेक्ट पे 1.5 ई चार्ज लाना है तो 1.5 ई चार्ज कभी नहीं आ सकता है, तो 1 आएगा या 2 ई आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज आता है। देखा ना हमने कि Q इज टू एन ही होता है। एन क्या होता है? इंटीजर होता है कोई, उसको फ्रैक्शन में एन कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू उसकी नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे 6.25 आई है ना, 6.25, तो देखो इसके साथ 10⁻18 है, तो जब इसको आप लिखोगे ना तो आप इसको ऐसे लिखोगे 625 इंटू 10⁻16। देखो 10⁻18 था ना, तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसके साथ तो कितने जीरो और लगे हुए हैं? 16 जीरो और लगा दोगे इसके आगे, तब इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फ्रैक्शन में नहीं था। कभी भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो N1 और N2 क्या है? इंटीजर, तो N1 माइनस N2 भी क्या होगा? इंटीजर। N1 माइनस N2 भी क्या होगा? इंटीजर। यहां तक हमें बात समझ आ रही है। ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आने वाला टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट पे 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पर सेकेंड, तो बताओ कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज उस बॉडी पे लाने के लिए? 1 कूलम +1 कूलम चार्ज लाना है
तो 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पर सेकेंड। तो देखो आप क्या बोलोगे कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव कर रहे हैं, तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज आएगा, पहले वो निकाल लो। कैसे करके? Q इज इक्वल टू एन करके। देखो यहां देखो, Q इज इक्वल टू एन। टोटल चार्ज कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 की पावर 9 इंटू 1.6 मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं केवल 19। तो देखो Q हो गया 10 की पावर प्लस 9, यहां है 10 की पावर माइनस 19, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। इतना चार्ज आएगा, इतना चार्ज आएगा एक सेकंड में, एक सेकंड में इतना चार्ज आएगा। बट आपको लाना कितना है? देखो आप क्या लिखोगे कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 चार्ज लाने में टाइम लगता है एक सेकंड। कितना लगता है? एक सेकंड। तो 1 कूलम चार्ज लाने में टाइम लगेगा 1/1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड। समझ गए? मतलब कितने सेकंड हो गए ये हो गए। अब 10 की पावर माइनस 10 को ऊपर ले जाओ तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर 10 अपॉन 1.6। अब इसको और सॉल्व करो। देखो इसको और सॉल्व करोगे तो क्या पता चल रहा है कि इसको मैं सर ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हैं इसको 10 की पावर 9। नीचे क्या है 1.6, जब इसको पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ऊपर हो गया 100। जब 16 से कट करोगे 100 को तो कितना आ जाएगा 6.25। अभी किया था तो कितने सेकंड आए 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो? डेज में कन्वर्ट कर लो। 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। तो देखो 6.25 ये आ गया। देखो 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड को जब आप कन्वर्ट करोगे डेज में तो लगभग कितने डेज आए? ईयर में ही कन्वर्ट हो गया, तो 198 ईयर्स। 198 ईयर्स। तो 1 कूलम चार्ज लाने में किसी भी बॉडी पे अगर पर सेकंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो लगभग 200 साल लग जाएंगे। ये देखो कितना बड़ा चार्ज है 1 कूलम। इसीलिए हमने बात की थी कि हम चार्ज को माइक्रो कूलम या मिली कूलम में डील करते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है किसी भी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज लाना। बहुत बड़ा चार्ज है 1 कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलो यहां तक हमने बात की, आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके।